वंस अगेन इन केमिस्ट्री ड्राइव। सो जैसे मैंने आपको प्रॉमिस किया था कि आज आपको मैं डबल वीडियोस दूंगी, ठीक है, आपके आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी से, जो कि हमारे पास 2 दिनों में स्किप हो गया था थोड़े से टॉपिक। सो मैंने अपना प्रॉमिस पूरा कर रही हूँ, तो आप भी अपना प्रॉमिस पूरा करना मत भूलेगा। इस चैनल को सब्सक्राइब करना, शेयर करना, लाइक करना और बेल आइकन को हिट करना मत भूलेगा। इसी के साथ कमेंट सेक्शन में अपने रिव्यूज देने भी आपने भूलना नहीं है। तो चलिए पहले थोड़ा सा फ्रेशन अप कर लेते हैं कि हमने जो भी है प्रीवियस वीडियो में क्या किया था। हमने ओवरटोन्स के बारे में पढ़ा था। तो बड़ा सिंप्लीफाई से यहाँ लिखा हुआ है, ओवरटोन्स इज द 2 टाइम्स द फंडामेंटल वाइब्रेशन फ्रीक्वेंसी। अगर किसी फंक्शनल ग्रुप की वजह से या कोई स्ट्रेचिंग हो रही है, बेंडिंग हो रही है, उनकी वजह से जो फंडामेंटल जो भी फ्रीक्वेंसी की वैल्यू है, कॉरस्पॉन्डिंग जो भी वेव नंबर की वैल्यू है, तो उसका तो अपीयर होगा ही होगा बैंड। उसके अलावा एक 2 टाइम्स जो है, मैंने आपको बैंड्स प्रीवियस वीडियो में दिखा रखे हैं, तो वो एक बैंड आपको 2 टाइम, ठीक है, ट्वाइस द वैल्यू फंडामेंटल वाइब्रेशन पे अपीयर होता है। जैसे 250 पे अगर कोई बैंड अपीयर होगा तो दैट इज बिकॉज ऑफ ओवरटोन। कमिंग टू नेक्स्ट इज अ कॉम्बिनेशन बैंड, कि जैसे अगर एक फंक्शनल ग्रुप है उसमें ट्रांजिशन हो रही है लोअर वाइब्रेशन लेवल से अब में, ऐसी दूसरा एक फंक्शनल ग्रुप है उसमें भी हमारे पास ट्रांजिशन हो रही है, ठीक है, लोअर से हायर में। कॉरस्पॉन्डिंग एक वैल्यू होगी, इसके कॉरस्पॉन्डिंग एक वैल्यू होगी वेव नंबर की, दोनों आपस में जब कपल कर जाती है तो उसको बोलते हैं कॉम्बिनेशन बैंड। अगर उनकी आपस में नहीं बनती, डिफरेंस बैंड आपको देखने को मिलेगा। दोनों वेव नंबर्स की वैल्यू को माइनस कर दो, एक बैंड आपको अगर एडिशनल देखने को मिलता है तो दैट इज द डिफरेंस बैंड। एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वाज द फर्मी रेजोनेंस। तो फर्मी रेजोनेंस का मतलब है कि अगर एक फंक्शनल ग्रुप है उसकी वजह से आपके पास क्या है, एक फंडामेंटल वाइब्रेशन की कोई भी वैल्यू है, कॉरस्पॉन्डिंग वेव नंबर की वैल्यू है, देन एक और ऐसा ही आपके पास, उसमें जा तो वो सेम आपके पास फंक्शनल ग्रुप हो सकता है या कोई और फंक्शनल ग्रुप हो सकता है सेम मॉलिक्यूल के बीच में, तो उसका जो फर्स्ट ओवरटोन होगा या उसका जो कॉम्बिनेशन बैंड होगा, कई बार इसकी उसके साथ बन जाती है, इनमें से किसी के भी साथ, तो एक जो है आपके पास डबलेट, फर्मी डबलेट आपको देखने को मिलता है। सो दैट इज कॉल्ड द फर्मी रेजोनेंस, द कपलिंग बिटवीन द फंडामेंटल वाइब्रेशन एंड द फर्स्ट ओवरटोन। सो इसी को कंटिन्यू करते हैं हम, और एक 1-1 मार्क के क्वेश्चंस जो कर लेते हैं कि आपसे पूछे जा सकते हैं। दैट इज द फंक्शनल ग्रुप रीजन। आज ये और फैक्टर्स मैंने कंप्लीट करा देने हैं, ताकि कल मैं सिर्फ आपको वीडियो दूंगी इंस्ट्रूमेंटेशन पार्ट पे, पूरा कैसे आपका सैंपल हैंडलिंग होती है, कैसे हमारी इंस्ट्रूमेंटेशन होती है आईआर की, वो कल की वीडियो में हमने पूरा कवर कर देना। और उसके नेक्स्ट वीडियो आपकी होगी जो दैट इज ऑन द जस्ट ऑन योर दिस न्यूमेरिकल पार्ट ऑफ आईआर, ठीक है। तो ये 3 वीडियोस में आपका कवर हो जाना ये सारा। सो फंक्शनल ग्रुप देखो, फंक्शनल ग्रुप रीजन कौन सा होता है। सो फंक्शनल ग्रुप रीजन एक्सटेंड फ्रॉम 4000 से 1400 सेंटीमीटर इनवर्स। तो ये रीजन के बीच में आपको सारे फंक्शनल ग्रुप्स की वैल्यूज जो है वो देखने को मिलती है। आपको पता चल जाता है कि मेरा जो मॉलिक्यूल है, ठीक है, सो वो कार्बोनिल है, वो OH ग्रुप है, वो अमाइनो ग्रुप है, सो फिनोलिक है, अल्कोहलिक है, ये सारी चीजें आपको इसी रीजन के अंडर जो है वो आपको देखने को मिलेंगी। सो मोस्टली ऑल द फंक्शनल ग्रुप दे शो एब्जॉर्प्शन बिटवीन दिस रीजन व्हेनेवर they are supposed to interact with the IR radiation. Coming to next is the important question is fingerprint region. फिंगरप्रिंट रीजन। सो फिंगरप्रिंट रीजन जो है हमारा वो रहता है 1400 से 900 सेंटीमीटर इनवर्स में, जो ये वाला रीजन है। सो ये वो रीजन है जिसमें आपको मोस्टली क्या देखने को मिलती हैं, ज्यादातर तो या तो बेंडिंग वाइब्रेशंस मिलती हैं आपको देखने को, ठीक है, या फिर एब्जॉर्प्शन ड्यू टू द स्ट्रेचिंग। बेंडिंग स्ट्रेचिंग जो है वो आपको इस रीजन में देखने को मिलेगी। सो आपने वैल्यूज पीछे पड़ी हुई हैं, जब हमने स्ट्रेचिंग बैंडिंग देखा तो देखना वैल्यू इन्हीं के बीच में, जैसे 700 के करीब होगी, 600 के करीब होंगी, तो ये सारी जो है वैल्यूज वैल्यूज है 900 से अब जो है अप टू 1400, ये बेंडिंग वाइब्रेशन एंड स्ट्रेचिंग वाइब्रेशंस की वैल्यू होती है। सो दैट इज ड्यू टू सी हो गया, CO हो गया, या फिर आपके पास CN बॉन्ड हो गया, इनमें जब स्ट्रेचिंग या बेंडिंग्स होती हैं तो आपको यहाँ देखने को मिलती है। तो एक चीज आपने और याद रखनी है कि ज्यादातर जो है मोस्ट ऑफ द एब्जॉर्प्शन बैंड जो है वो पूरी तरह से भी एनालाइज नहीं हो पाते हैं, बट अगर आपको इन रीजन्स की पूरा आपको जानकारी है तो आप इसको स्टडी करने में उसको आप के लिए हेल्पफुल रहेगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट इज द फैक्टर्स वेरी इंपॉर्टेंट विच आर अफेक्टिंग, ऑल्दो वी हैव रिलेटेड द फैक्टर लाइक फोर्स कांस्टेंट हमने रिलेट किया था, हुक्स लॉ अप्लाई करके हमने एब्जॉर्प्शन बैंड की इंटेंसिटी को स्टडी किया था सारा कुछ। तो अब और जो फैक्टर्स हैं जो वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी को
ठीक है, अफेक्ट करते हैं, तो वो कौन कौन से फैक्टर्स हैं? सो देयर आर द टोटल वी हैव द 3 फैक्टर्स विद अस दैट आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द changing the vibrational frequency. To note down, we have the very first is vibrational coupling. The next one is hydrogen bonding. इस पे तो कई बार अलग से भी क्वेश्चंस आ जाते हैं. हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इंट्रा में डिफरेंस, कैसा स्पेक्ट्रा होता है, डिफरेंस तो इसको ध्यान से पढ़ लेना इस फैक्टर को. तो इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट, इलेक्ट्रॉनिक में आ जाते हैं बेसिकली रेजोनेंस, इंडक्टिव, ठीक है, ये सारे इफेक्ट्स इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट. So let's first focus on the very first one is the vibrational coupling. So vibrational coupling का क्या मतलब होता है कि जैसे सपोज करो CH हमारा बॉन्ड है, तो CH बॉन्ड में क्या होगी, सपोज CH स्ट्रेचिंग होगी तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग एक आपके पास वैल्यू आ जाएगी, है ना, एब्जॉर्प्शन बैंड की. पर कई बार क्या होता है कि अगर यही बॉन्ड और एटम्स के साथ एसोसिएट हो जाता है, लेट इट इसको CH2 बना देते हैं हम, ठीक है. अब जैसे ये CH2 में तब्दील हो गया, चेंज हो गया, तो यहाँ पे तो बेचारा अकेली स्ट्रेचिंग दिखा रहा था, अब यहाँ पे एक सिमेट्रिक स्ट्रेच भी हो सकता है, ठीक है, और इसी के साथ एक एसिमेट्रिक स्ट्रेच भी हो सकता है ना. तो मतलब दो वैल्यूज होगी, कहाँ उसकी एक वैल्यू आनी थी, अब उसकी दो वैल्यू होगी. तो जैसे CH ने सपोज करो सिमेट्रिक स्ट्रेच है, ये सिमेट्रिक, तो ये वैल्यू अगर 2872 सेंटीमीटर इनवर्स पे दिखा रहा है, तो एक वैल्यू ये 2962 सेंटीमीटर इनवर्स पे भी दिखाएगा ड्यू टू एसिमेट्रिक स्ट्रेच. ये सिमेट्रिक है. ठीक है, तो मीन्स दो वैल्यूज जो हैं वो क्या हो गई हैं, देयर टू कपल्ड वाइब्रेशंस हमारे पास आई हैं. सो बिकॉज द CH बॉन्ड गेट्स एसोसिएटेड, वो जब दूसरे एटम के साथ कपल हो गया तो क्या हुआ कि जो एक वैल्यू जहां आनी चाहिए थी वहां पे हमारे पास क्या आई हैं, दो वैल्यूज आई हैं. यहाँ पे आप देख सकते हो, इसको पढ़ सकते हो आप लोग कि एन आइसोलेटेड CH बॉन्ड हैज ओनली वन स्ट्रेचिंग, whereas methylene कौन सा होता है, CH2 group has the two stretching vibration, one is symmetric and the other one is asymmetric, because mechanical coupling, the interaction between CH stretching vibration in the CH2 group, so उसी की वजह से हमारे पास दो वेव नंबर्स पे वैल्यू आई है. इसी के साथ और एग्जांपल्स हम कर लेते हैं यहाँ पे. सो नेक्स्ट आप एग्जांपल लिख सकते हो, जैसे सपोज कर लो अकेला NH बॉन्ड था, ठीक है, वो तो NH वाली सिर्फ सिंपल स्ट्रेचिंग दिखाएगा. अब इसी की कपलिंग कर देते हैं हम और एटम जोड़ देते हैं साथ में, ठीक है, तो क्या होगा यहाँ पे, एक तो ये एसिमेट्रिक भी दिखा सकता है ना, एसिमेट्रिक स्ट्रेच, एसिमेट्रिक, तो वो वैल्यू इसकी आती है अप्रोक्सीमेट दिस साइन इज इंडिकेटिंग अप्रोक्सीमेटली 3400 सेंटीमीटर इनवर्स के साथ वैल्यू दिखाएगा. यही अगर आपके पास इसका आता है सिमेट्रिक स्ट्रेच कि दोनों ही साइमल्टेनियसली बाहर को जा रहे हैं, साइमल्टेनियसली अंदर की तरफ आ रहे हैं, तो अप्रोक्सीमेटली 3300 सेंटीमीटर इनवर्स पे जो है वो वैल्यू आएगी. इसी तरह और वैल्यूज लिख सकते हो. एग्जांपल, फॉर एग्जांपल एनहाइड्राइड में हमारे पास कपलिंग हो जाती है, दो हमारे पास C डबल बॉन्ड आ जाते हैं. इसको इस तरह से बना लो, फिर बेटर अंडरस्टैंड कर पाओगे, ठीक है. अगर ये एनहाइड्राइड ग्रुप है, ठीक है, तो ये क्या दिखाएगा, ये C डबल बॉन्ड जो है एट अ टाइम इट कैन शो यू द वैल्यू ड्यू टू दिस एसिमेट्रिक वैल्यू एट द 1800. यही चीजें साइमल्टेनियसली बाहर की तरफ भी जा सकती हैं, सिमेट्रिक, देन द वैल्यू इज कॉरस्पॉन्डिंग 1760. ठीक है, सो याद रखिएगा, पहले भी बताया हुआ है कि जो आपके पास एसिमेट्री की वैल्यू होती है वो हमेशा हायर वेव नंबर पे अपीयर होती हैं एज कंपेयर टू द सिमेट्रिक वैल्यूज. चाहे आप जिसकी मर्जी आप चेक कर लो, एसिमेट्री की वैल्यू हमेशा जो है वो ज्यादा ही रहेगी. देन और भी एग्जांपल्स हैं, आप देख सकते हो NO2 की एग्जांपल्स होती हैं, वो भी लिख लो NO2 की एग्जांपल, ठीक है. सो NO2 में हमारे पास अगर ये है, ठीक है, आपको पता है इसमें ये वो आएगा यहाँ पे कि हमारे पास ये एक नेगेटिव साइन यहाँ लिख ही लो क्योंकि ये पॉजिटिव है. अगर इसका इस साइड हमने कपलिंग की है तो ये हमारे पास सिमेट्रिक शो करेगा एट, ये सिमेट्रिक बना लो इसका,
ठीक है, ये बना लेना, ये इसका मतलब है ये नेगेटिव चार्ज जो है वो आपका इन्हीं पे डिस्पर्स हो रहा है। ठीक है, तो ये दोनों ही मैं बाहर की तरफ कर रही हूँ। ठीक है, ये वाली वो एटम, तो एसिमेट्री की वैल्यू रहेगी अप्रोक्सीमेटली 1550 सेंटीमीटर इनवर्स और इसकी वैल्यू रहेगी अप्रोक्सीमेटली 1350 सेंटीमीटर इनवर्स। एंड सिमिलरली कार्बोक्सिलेट आयन की अगर बनाओगे तो 1600 जो है सेंटीमीटर इनवर्स उसकी एसिमेट्री की वैल्यू होती है और 1400 जो है उसकी सिमेट्री की वैल्यू होती है। सो ये आपको याद रखना है कि अकेली आपको एक बैंड दिखने को मिलता है, अगर उसी को आप और एटम्स के साथ एसोसिएट कर देते तो आपके पास कपलिंग आ जाती है, आपके पास और बैंड्स आते हैं एडिशनल। कमिंग टू नेक्स्ट, द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वन इज द हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो जब भी कभी आपका कोई भी मॉलिक्यूल है उसमें जो एटम्स हैं, अगर वो, ये जर्नल आप लिख लो, हाइड्रोजन बॉन्डिंग में अगर इन्वॉल्व हो जाते हैं, उसकी वजह से क्या होता है कि जो OH बॉन्ड हमारे पास नॉर्मल था एक, जिसमें एक नॉर्मल OH स्ट्रेचिंग जो शो होनी थी, वो OH लेंथ जो होती है बॉन्ड की वो क्या कर जाती है, इंक्रीज कर जाती है। इस चीज को आप इस तरह समझ सकते हो कि जैसे सपोज कर लो मेरे पास अल्कोहल ले लेते हैं। ठीक है, अल्कोहल की आप पढ़ते ही आते हो कि उसमें जो है इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाती है। तो ये मेरे पास एक अल्कोहल मॉलिक्यूल है, ये पार्शियल पॉजिटिव, ये पार्शियल नेगेटिव। अब इसने जो है अपनी OH स्ट्रेचिंग तो वो वैल्यू दिखानी 3600 पे, पर अगर ये इन्वॉल्व हो जाता है किसी तरह से किसमें, इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग में, ठीक है, ये इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन, तो आपने देखा होगा कि इस तरफ को भी खिंचाव है, ठीक है, एक डाइपोल का, ठीक है, और इस तरफ भी है। तो डिस्टेंस जो इसका नॉर्मल डिस्टेंस था, ये वाला आइटम भी अपनी तरफ इसको खींच रहा है, इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो है वो इस तरफ को भी डिस्पर्स हो रही है, तो एक जो डिस्टेंस था OH का वो बढ़ गया बॉन्ड का। जब एक बॉन्ड का डिस्टेंस बढ़ जाता है, ये बॉन्ड और ये इस तरफ को जाना है, ये इस तरफ को खींचेगा, ठीक है, जो एक स्ट्रेचिंग थी वो बढ़ गई। तो जो आपके पास जब डिस्टेंस बढ़ा तो उसकी वजह से ये OH जो बॉन्ड था जो पहले काफी स्ट्रॉन्ग था, तो इस ये बॉन्ड को क्या हुआ, ये बॉन्ड हो गया थोड़ा वीक। ठीक है, अगर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, वो बात की बात है इंटर हो रही है कि इंट्रा होती है, उसकी वजह से जो एक चीज हुई है दैट इज द डिस्टेंस जो है वो बढ़ जाएगा। ठीक है, जब डिस्टेंस बढ़ेगा, कौन से डिस्टेंस की बात कर रहे हैं, जिसकी भी फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी की हम बात करेंगे वही हम बॉन्ड की बात कर रहे हैं कि अगर OH है तो OH की हम बात करेंगे डिस्टेंस की, नॉट अबाउट दिस OR एंड समथिंग एल्स जो भी बॉन्ड होगा हमारे पास। सो उसकी वजह से क्या हुआ कि हमारा बॉन्ड जो था वो थोड़ा सा वीक हो गया। ठीक है, अब एक बंदा इसको इस तरफ भी खींच रहा है, ठीक है, ये कह रहा नहीं ये ऑक्सीजन मेरा है, वो कह रहा मेरा, तो एक थोड़ा सा खिंचाव तो वहां पैदा होगा ही, थोड़ा सा जो एक पहले स्टेबिलिटी थी वो स्टेबिलिटी तो हिलेगी, बॉन्ड जरूर वीक होगा। जब आपके पास बॉन्ड वीक होता है तो बॉन्ड वीक होने से ज्यादा जोर लगाना नहीं पड़ेगा उसको तोड़ने के लिए, तो वहां पे फोर्स कांस्टेंट की वैल्यू जो है वो क्या हो जाती है, कम, हमारे K की वैल्यू कम हो जाएगी। अगर K की वैल्यू कम होगी, सो यू नो दिस रिलेशन म्यू बार, ये जो वेव नंबर है आपके पास 4.12 अंडर रूट फोर्स कांस्टेंट बाय म्यू रिड्यूस मास, तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है इसके। अगर फोर्स कांस्टेंट की वैल्यू कम होगी और उसकी वजह से आपके जो है वेव नंबर की वैल्यू भी कम होगी, तो मतलब वेव नंबर इज आल्सो डायरेक्टली रिलेटेड टू फ्रीक्वेंसी, सो मीन्स योर फ्रीक्वेंसी ऑफ एब्जॉर्प्शन दैट विल शिफ्ट टुवर्ड्स द डाउनवर्ड वैल्यू। ठीक है, जो वैल्यू आनी चाहिए उसके अलावा उसकी वैल्यू जो है वो आपको थोड़ी सी कम दिखेगी, डिपेंडिंग अपॉन कितनी वो स्ट्रॉन्ग जो है हाइड्रोजन बॉन्डिंग में इवॉल्व है। और एक चीज आपने शायद BSc फर्स्ट सेमेस्टर में भी सीखी होती है कि दैट वी हैव टू काइंड ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग एंड इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, एंड विच बॉन्डिंग इज स्ट्रॉन्गर, दैट इज द इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो है दैट इज स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर, मतलब थोड़ा सा बस चीजों को समझना है, आपको बैंड्स की क्लैरिटी हो जाएगी कि किस तरह मेरा किस केस में शार्प बैंड आना है, कहां पे मेरा ब्रॉड बैंड जो है मेरे को IR स्पेक्ट्रा में दिखना है। इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ये लिख लो, बॉन्डिंग।
सो मैं थोड़ी सी स्पीड ज्यादा से करा रही हूँ, मैक्सिमम टॉपिक्स को आपको कवर करने की जो है वीडियोस में कोशिश की जा रही है। कोई भी मुझे नहीं लगता कि हार्डली एक एक टॉपिक को एक एक घंटा लगे रहते हैं। तो आपने पिछली वीडियो भी देखी होगी, हार्डली 30 मिनट्स की वीडियो में आपको 5-6 टॉपिक्स जो है वो कवर कराए गए हैं। सो आई ऑलवेज ट्राई कि आपको मिनिमम टाइम में मैक्सिमम जो है स्टेबल जो है आपको वीडियोज में कंसेप्ट की क्लैरिटी कराई जाए। तो यहाँ पे इंटरमॉलिक्यूलर जैसे कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग मैंने बोला है, ऑब्वियसली इट इज स्ट्रॉन्ग। जब आप दूसरे कॉलेजेस के बच्चों के साथ कॉम्पिटिशन्स में पार्टिसिपेट करते हो, इंटर कॉलेज कॉम्पिटिशन्स में पार्टिसिपेट करते हो, आपकी काफी स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग अपनी जो है स्टूडेंट्स के साथ तो होती होती है। जब आप पूरा बैच आपका जाता है कॉलेज कॉम्पिटिशन्स के लिए, तो आपस में तो बॉन्डिंग स्ट्रांग होती है, दूसरे कॉलेजेस के बच्चों के साथ भी बॉन्डिंग आपकी स्ट्रांग बनती है। जबकि जब इंट्रामॉलिक्यूलर होती है तो अंदर ही, घर के अंदर ही बस अपना जो है गेम खेलते रहते हो अपने घर के अंदर ही। मतलब अपना जो एक स्कूल है, इंट्रा कॉलेज कॉम्पिटिशन क्या होता है, जब स्कूल के अंदर ही कॉम्पिटिशन होता है तो वहां पे क्या होता है कि आपकी जो बॉन्डिंग है सिर्फ अपने स्कूल के बच्चों के साथ ही स्ट्रांग होती है, बाहर के बच्चों के साथ स्ट्रांग नहीं होती। तो यहाँ पे बॉन्डिंग वीक होती है एज कंपेयर टू द इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो यहां से आपको पता चल जाएगा, अब स्ट्रॉन्ग जितनी बॉन्डिंग है मतलब डिस्टेंस उतना क्या हो गया भाई, डिस्टेंस उतना बढ़ गया है डिस्टेंस, तो के की वैल्यू क्या हो जाएगी, क्योंकि बॉन्ड वीक हो चुका है तो फोर्स कांस्टेंट की वैल्यू यहाँ कम होगी, तो वेव नंबर की वैल्यू भी कम होगी। कॉरस्पॉन्डिंग एब्जॉर्प्शन जो है वो भी आपको डाउनवर्ड शिफ्ट पे ही दिखाई देगी। तो यहाँ पे मोस्टली आपको जो देखने को मिलेंगे दैट आर द ब्रॉड बैंड्स। ठीक है, ब्रॉड बैंड्स आपको देखने को मिलेंगे इस तरह से। कुछ जो शार्प पिक्स होती है ना, जो शार्प पिक्स होती है वो इस तरह से तीखी वाली बिल्कुल नाइफ वाली, जैसे नाइफ जो होती है शार्प ना, ऐसी बैंड भी शार्प और ब्रॉड बिल्कुल उसी तरह से है। सो ब्रॉड बैंड्स आपको इस तरह से देखने, तो उनको थोड़ा स्टडी करने में आपको होता है कि ये थोड़ी सी पीक ना, जैसे ये देखो बिल्कुल पॉइंट पे है तो 3600 पे पूरी है तो पता लग गया भी OH है। अगर ये थोड़ी सी ब्रॉड होगी तो थोड़ा स्टडी करने में भी थोड़ी डिफिकल्ट होती है। सो ब्रॉड बैंड्स जो हैं वो आपको देखने को मिलते हैं अगर आपका फंक्शनल ग्रुप है ये अंडरगो करता है इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। देन कमिंग टू, अगर हम इसकी इंटेंसिटी की बात करें तो जिनमें तो इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, तो ये जो इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है टोटली डिपेंड करती है कंसंट्रेशन पे। सो इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग की इंटेंसिटी इट इज कंसंट्रेशन डिपेंडेंट, यानी कि जितना वो ज्यादा सैंपल आपका कंसंट्रेटेड होगा, ठीक है, तो उसकी अगर वहां पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है इंटरमॉलिक्यूलर तो इंटेंसिटी भी काफी ज्यादा आएगी। ठीक है, काफी इंटेंस होगा ये बैंड। तो अगर आप जितनी डाइल्यूशन, कई बार ये क्वेश्चन 1 नंबर में डालोगा, मेरे को जो मैथ थी BSc में तो मेरे को ये क्वेश्चन आया था तब उस टाइम कि व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ डाइल्यूशन ऑन द IR स्पेक्ट्रम। सो मतलब वो इंडायरेक्टली यहां से पूछ रहे हैं आपको क्वेश्चन कि आपको इसको रिलेट करना हाइड्रोजन बॉन्डिंग के साथ, हाइड्रोजन बॉन्डिंग को फिर आप पीक्स के साथ रिलेट करोगे। तो आपने कहना है कि जितनी मैं डाइल्यूशन करी जा रहा हूं, मतलब मैं तो कंसंट्रेशन कम करी जा रहा हूं, अगर मैं कंसंट्रेशन कम करी जा रहा हूं तो मेरे पास इंटेंसिटी की वैल्यू क्या हो जाएगी, दैट इज डिक्रीजिंग। ठीक है, अब इसके उल्ट चलते हैं, अगर इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, सो अगर इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ये अभी जर्नल है, एग्जांपल्स मैं कराऊंगी आपको भी। सो इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग में क्या है कि आपके पास जो बैंड्स है, मैंने बोल दिया कि यहां अगर ब्रॉड बैंड्स हैं तो यहाँ पे आपको शार्प बैंड देखने को मिलेंगे। ठीक है, शिफ्ट तो यहाँ पे भी होगा, ठीक है, डाउनवर्ड शिफ्ट यहाँ पे भी होगा, बॉन्डिंग तो हो रही है चाहे वो इंट्रा है। ए की वैल्यू भी कम होगी, फोर्स कांस्टेंट की वैल्यू कम होगी, कॉरस्पॉन्डिंग हमारे पास वेव नंबर की वैल्यू कम होगी, कॉरस्पॉन्डिंग द फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी वैल्यू विल आल्सो डिक्रीज। बट अगर हम इन दोनों को कंपेयर करेंगे कि जैसे अगर सपोज कर लो OH की 3600 सपोज वैल्यू है, ठीक है, OH स्ट्रेचिंग की, तो अगर वो इंटरमॉलिक्यूलर में जाएगा तो वैल्यू हो सकता है कि बहुत ज्यादा, जैसे 3500 नियर अबाउट चली जाए, और इस केस में 3642 कुछ हो जाए। तो यहाँ आप देख सकते हो कि वैल्यू में डाउनवर्ड शिफ्ट तो है, ठीक है, यहाँ पे ले लो जैसे 3635 ले लो 92, तो डाउनवर्ड शिफ्ट तो है, बट इस केस में हमारे पास जो डाउनवर्ड शिफ्ट है दैट इज बिट, आप देख सकते हो कि ज्यादा है एज कंपेयर टू जो भी आपके पास इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग में शिफ्ट हो रहा है। ठीक है, ये चीज क्लियर। दूसरी चीज जो आपको याद रखनी है कि जैसे अगर इसमें हमारे पास ये बैंड इंटेंसिटी वगैरह जो थी वो कंसंट्रेशन ऑफ सैंपल पे डिपेंड कर रही थी, बट यहाँ कोई फर्क नहीं पड़ रहा, इंटेंसिटी आपकी जो है वो कंसंट्रेशन के इंडिपेंडेंट है, आप कम लो ज्यादा लो, कोई कंसंट्रेशन पे जो है कंसंट्रेशन का इंटेंसिटी ऑफ द एब्जॉर्प्शन बैंड पे कोई इतना ज्यादा इफेक्ट नहीं रहेगा।
कमिंग टू नेक्स्ट आर द फ्यू एग्जाम्पल, जिससे आपको और ये चीज की क्लैरिटी हो जाएगी कि जैसे फर्स्ट एग्जाम्पल है कि अगर आपका एल्कोहल्स फिनोल्स का जो है OH ग्रुप, इफ इट गेट्स इन्वॉल्व इन इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, सो हमारे पास जो वैल्यू रहती है बेसिकली OH की, जो मेन हमारा फंडामेंटल रहता है वाइब्रेशन का बैंड, तो वो इस रेंज में रहता है वेव नंबर के। पर अगर इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाती है तो वहां पे वैल्यू रहती है 3400 से लेके 3200 सेंटीमीटर इनवर्स पे, जो वैल्यू है आपको इस रेंज में बैंड देखने को मिलेगा। तो वहां आपसे मतलब जैसे इंटरप्रिटेशन होती है IR की ना, कि आपको बताना है कि मेरे को क्या क्या पता लग रहा है बैंड, मतलब जो स्पेक्ट्रा देख के IR वाला, तो वहां आपको फिर ये चीज बतानी पड़ती है कि इसका मतलब है कि इनका जो OH ग्रुप है वो इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग में इन्वॉल्व हो गया, इसको बोलते हैं डाटा इंटरप्रिटेशन। देन कमिंग टू नेक्स्ट एक पॉइंट है जो चीज बताऊं मैं आपको, कि वैसे बोला है कि जो इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है इसमें जो बैंड्स आते हैं मोस्टली दैट आर द ब्रॉड बैंड्स, बट देयर कैन बी शार्प बैंड आपका थोड़ा सा जो है ब्रॉड से हल्का सा शार्प हो सकता है, बट उसके लिए कंडीशन है कि या तो आपके पास क्या हो कि जो सोल्यूशन आप ले रहे हो वो नॉन पोलर सॉल्वेंट में हो, ठीक है। दूसरा है कि आपके पास वेपर फेज में ही आपको ये चीज देखने को मिल सकती है। सो इसकी एक एग्जांपल पढ़ लेते हैं। जैसे अगर आप 1 ब्यूटेनॉल का सोल्यूशन ले रहे हो, हमारा सैंपल है, इसमें हमने 1% CCl4 डाल दिया, ठीक है। तो CCl4 एक नॉन पोलर सॉल्वेंट ले लिया हमने। सो बेसिकली यहाँ पे फिर से वही चीज आ गई कि 3650 सेंटीमीटर इनवर्स के अराउंड आपको ब्यूटेनॉल तो आपको पता है, जिसमें मेथेट्रोप ब्यूट एंड दिस इज सपोज OH ग्रुप। तो हमारे पास यहाँ पे OH स्ट्रेचिंग हमें देखने को मिलनी थी। सो OH स्ट्रेचिंग की वैल्यू 3650 सेंटीमीटर इनवर्स के अराउंड में देखने को मिलनी थी, बट ये इन्वॉल्व हो गया है इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग के साथ। इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इंटरमॉलिक्यूलर मींस विद इन जो एक मॉलिक्यूल की दूसरे मॉलिक्यूल के, अब यहाँ भी एक मॉलिक्यूल है, इसी का एसोसिएशन दूसरे OH ग्रुप के साथ जो दूसरा ब्यूटेनॉल मॉलिक्यूल होगा। तो यहाँ पे जो वैल्यू में डाउनवर्ड शिफ्ट आएगा दैट इज 3350 सेंटीमीटर इनवर्स का। सो ये आपका वेव नंबर में जो बैंड वैल्यू है दैट इज शिफ्टिंग ड्यू टू द इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। बैंड आपका ब्रॉड ही रहेगा, बट अगर नॉन पोलर सॉल्वेंट है तो थोड़ा सा कम ब्रॉड हो सकता है, बट उसको आप बिल्कुल शार्प बैंड नहीं कहोगे। देयर इज द डिफरेंस। देन नेक्स्ट एग्जांपल आप लिख सकते हो, जैसे थर्ड एग्जांपल लिख लीजिए, इथिलीन ग्लाइकोल। इथिलीन ग्लाइकोल, होप आपको इथिलीन ग्लाइकोल का स्ट्रक्चर आता होगा। सो वी हैव द 2 OH moieties on the adjacent carbon. So इथिलीन ग्लाइकोल का अगर आप CCl4 में ले रहे हो सैंपल, सो इसका बैंड होता है वैसे 3644 सेंटीमीटर इनवर्स पे, पर इसमें भी क्या हो जाती है, इसमें तो अंदर ही है ये देखो OH ग्रुप, तो इसमें आपस में ही क्या हो जाएगी, इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाएगी, जिसकी वजह से यहाँ पे क्या रहेगा कि हमारे पास जो वैल्यू है 3644 से 3612 सेंटीमीटर इनवर्स तक डाउनवर्ड शिफ्ट हो जाएगी। क्लियर। अब यहाँ से एक चीज और भी बता दूं, अब ये इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग तभी पॉसिबल होती है जैसे अगर इसका मैं ना वो बनाऊं कंफर्मेशंस, ये एक एक्स्ट्रा आपके लिए है, जस्ट कंफर्मेशंस मोस्टली बताते नहीं है BSc लेवल्स पर कंफर्मेशंस तो आपने कर रखी होती है। तो अगर तो मेरे OH ग्रुप जो है वो एंटी हुए एक दूसरे के, पता नहीं ये सेंटर पे कार्बन है, ठीक है, एक कार्बन आपका फ्रंट वाला होता है, एक आपका बैक वाला कार्बन है, ये उसके साथ जो ग्रुप्स लगे हैं वो है। तो अगर ये तो एंटी फॉर्म में है तो यहाँ पे तो इसका मतलब इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं पॉसिबल। तो अगर ये वाले जो OH ग्रुप है अगर एक दूसरे के गॉज कन्फर्मेशन में होंगे इस तरह से, तभी इनमें इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो है वो पॉसिबल है। सो यहां से एक भी चीज आप इंटरप्रिटेशन कर सकते हो कि दैट माइथिलीन ग्लाइकोल के केस में जो मेरा मॉलिक्यूल्स हैं दे आर मोस्टली इन द गॉज फॉर्म, ठीक है, गॉज की जो कन्फर्मेशन है उसमें वो शो हो रहे हैं, तभी उसमें ये एक डाउनवर्ड शिफ्ट आई है, क्योंकि ये आती तभी है जब इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग रहती है। देन कमिंग टू नेक्स्ट एग्जांपल इज ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। सो कार्बोक्सिलिक एसिड के केस में भी आपको पता है इन्वॉल्व्स इन द डाइमर फॉर्मेशन। सो डाइमर हमारे पास किस तरह से आप बनाते हो,
डबल बॉन्ड OH, और ये इन्वॉल्व हो जाता है किसके साथ, अगर मेरे पास यहाँ पे दूसरा एक मॉलिक्यूल है कार्बोक्सिलिक एसिड का। सो ये कौन सी हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, दिस इज कॉल्ड द इंटरमॉलिक्यूलर, क्योंकि एक ये कार्बोक्सिलिक, तो दिस इज इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो इसी की वजह से हमारे पास जो इसका बैंड होता है C डबल बॉन्ड O का, ठीक है, वो कहां पे रहता है, दैट इज 1760 सेंटीमीटर इनवर्स पे होता है वैसे बैंड, नॉर्मल जो बैंड होता है। बट ये चीज होने की वजह से, ये वाली चीज, ठीक है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग डायमर बनने की वजह से इसकी OH की स्ट्रेचिंग की वैल्यू भी नीचे चले जाएगी 3400 सेंटीमीटर इनवर्स पर, और जो C डबल बॉन्ड O स्ट्रेचिंग की वैल्यू होगी वो भी 1760 से नीचे चली जाएगी 1710 सेंटीमीटर इनवर्स, ठीक है, क्योंकि यहाँ OH स्ट्रेचिंग भी होनी थी, ठीक है, OH स्ट्रेचिंग होनी थी, पर उसका देखो ये इस तरफ को हाइड्रोजन को खींच रहा है, थोड़ा सा पुल हो रहा है, तो ये बॉन्ड वीक हो रहा है, उसको आप रिलेट कर लो कि K की वैल्यू कम हो जाएगी, K की वैल्यू कम होगी, V बार की वैल्यू भी आपके पास, मतलब वेव नंबर की वैल्यू भी आपके पास कम होगी। इसी तरह अगर आपका अमीन्स का, ये तो हमारी होगी चौथी एग्जाम्पल थी, पांचवी एग्जाम्पल रहती है अमीन्स की। तो अमीन्स की वैल्यू 3300 के अराउंड रहती है ड्यू टू NH स्ट्रेचिंग, बट अगर वही NH अगर किसी हाइड्रोजन बॉन्डिंग में इन्वॉल्व हो जाता है, सो वैल्यू जो है आपके पास जैसे सपोज 3500 के अराउंड वैल्यू, तो वो थोड़ी सी कम हो जाएगी, 3300 के अराउंड चले जाएगी, ठीक है, 3500 से वैल्यू 3300 में चले जाएगी। पर अमीन्स का पता क्या है, अमीन्स के केस में नाइट्रोजन क्योंकि इतना ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है नहीं, ठीक है, इतना ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव ना होने की वजह से एज कम्पेयर टू जितना हमारा ऑक्सीजन है OH बॉन्ड में, सो इतनी ज्यादा मतलब वो हाइड्रोजन बॉन्ड इसकी स्ट्रॉन्ग नहीं होती, ठीक है, तो शिफ्ट होगा पर इतना भी ज्यादा नहीं होगा, ठीक है, कि हम कहते कि बहुत ज्यादा ही वेरिएशन आ गई इसकी वैल्यू में। सो इट अपीयर्स एट 3300। सो ये आपका फैक्टर था सेकंड, दैट इज द हाइड्रोजन बॉन्डिंग। कमिंग टू नेक्स्ट इज द इलेक्ट्रॉनिक फैक्टर। सो इलेक्ट्रॉनिक फैक्टर को मैं 3 पार्ट्स में डिवाइड कर रही हूं यहाँ पे। सो पहला इसमें फैक्टर रहेगा दैट इज इंडक्टिव इफेक्ट, नेक्स्ट इज द रेजोनेंस इफेक्ट, जो आपका आई थिंक फर्स्ट सेमेस्टर में होता है, BSc फर्स्ट सेमेस्टर में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपके पास ये चैप्टर रहते हैं। सो उसमें आप पढ़ते हो व्हाट आर द इंडक्टिव इफेक्ट, व्हाट आर द रेजोनेंस इफेक्ट। सो देयर आर ओनली 2 फैक्टर्स फर्दर है। सो इंडक्टिव इफेक्ट का क्या रोल रहेगा, सो इंडक्टिव इफेक्ट में आप फर्दर लिख लीजिए यहाँ पे, जितने ज्यादा हमारे जो है इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप बढ़ते जाएंगे, ठीक है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप बढ़ते जाने की वजह से क्या है कि बॉन्ड लेंथ हमारे पास वो बढ़ती जाएगी। सो बॉन्ड लेंथ बढ़ेगी तो हमारे पास फोर्स कांस्टेंट की वैल्यू जो है वो कम होगी, कॉरस्पॉन्डिंग वेव नंबर की वैल्यू, फ्रीक्वेंसी की वैल्यू कम होगी। यही अगर आप इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप पर लगाते जाओगे तो इसका सारा आपने यहाँ पे उल्टा लिख देना है। सो मैं तो यही सजेशन दूंगी, कोई आपको दो ये लर्न करने की जरूरत नहीं, एक साइड लर्न कर लो, तो कंफ्यूजन हो जाती है। तो ये आ गया। सो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप यू नो दैट लाइक मिथाइल ग्रुप हो गया, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप हो गए जैसे हमारे पास हेलोजन्स हो गए, नाइट्रो ग्रुप्स हो गए। सो दे हैव द इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग इंडक्टिव इफेक्ट। सो एग्जांपल कर लेते हैं यहाँ पे, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप की एग्जांपल पढ़ते हैं कि जैसे फॉर एग्जांपल वी हैव फॉर्मेल्डिहाइड। सो फॉर्मेल्डिहाइड की वैल्यू आपके पास आती है 1740 सेंटीमीटर इनवर्स पे। यही अगर मैं एक हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दूं, ठीक है, बाय दिस मिथाइल ग्रुप, इंडक्टिव इफेक्ट है इसका, तो इसकी तरफ आपका डाइपोल मोमेंट का जो है ये खिंचाव बढ़ेगा। ये बॉन्ड जो है ये देखो इस तरफ को डाइपोल मोमेंट बढ़ रही है तो आपका वो एक बॉन्ड लेंथ बढ़ रही है। सो बॉन्ड स्ट्रेंथ जो है वो वहां पे कम हो रही है। सो दैट्स वाई यहाँ पे वैल्यू 1740 जो वैल्यू थी वहां से कम होगी 1725 सेंटीमीटर इनवर्स। और यही अगर आप यहाँ पे 2 इन्वॉल्व कर दोगे, ठीक है, 2 मिथाइल ग्रुप लगा दो, 2 मिथाइल ग्रुप लगा दोगे, ये भी इफेक्ट डाल रहा है, ये भी इफेक्ट डाल रहा है, और बॉन्ड स्ट्रेंथ जो है C डबल बॉन्ड O की, मैं बार बार बोल रही हूँ इस बॉन्ड को मत विजुलाइज करना, इस बॉन्ड को विजुलाइज कीजिए जिसकी आप फंडामेंटल वाइब्रेशन की बात कर रहे हो। सो इस रहा है ये इनका इफेक्ट। सो ये C डबल बॉन्ड O का जो है यहाँ पे, क्योंकि पहले ये पार्शियल पॉजिटिव था, ये पार्शियल नेगेटिव है, बट इसको इलेक्ट्रॉन देने की वजह से क्या है कि डाइपोल मोमेंट में चेंज आ रहा है, लेंथ बढ़ रही है, बॉन्ड स्ट्रेंथ पे इफेक्ट पड़ रहा है। सो वैल्यू और कम होगी 1715 सेंटीमीटर इनवर्स। सो ये इसकी फर्स्ट एग्जांपल होगी। अब उसके बाद नेक्स्ट अगर आप देखते हो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग की एग्जांपल आप कर लेते हैं।
सो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग की जो एग्जांपल है, लेट इट यहाँ पे ऐड कर लो एसीटोन के साथ मैं कंपेयर करूंगी द वैल्यू ऑफ क्लोरोएसीटोन, ठीक है, और एक और Cl ग्रुप यहां बढ़ा दो, CH2Cl। सो अगर आप यहां देखोगे जो पहले करके हटे हो वैल्यू जो है दैट इज 1750 सेंटीमीटर इनवर्स, दिस इज फॉर योर एसीटोन वैल्यू। और यहाँ अगर जैसे ही आप ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप ऐड करते हो तो चाहे ये इस तरफ को भी खींच रहा है तो यहाँ पे इफेक्ट तो इस ग्रुप पे पड़ रहा है कि नहीं, इसकी डायपोल मोमेंट पे, इसकी बॉन्ड स्ट्रेंथ पे इफेक्ट पड़ रहा है। सो जिसकी वजह से अगेन द लेंथ इज चेंजिंग एंड 1725 सेंटीमीटर इनवर्स वैल्यू इज देयर। एंड यहाँ पे जो है नेक्स्ट यहाँ पे रहेगा 1740 सेंटीमीटर इनवर्स। सो लेंथ चेंज हो रही है बट दैट इज टुवर्ड्स दिस बॉन्ड, नॉट अवे फ्रॉम दिस बॉन्ड। सो दैट्स वाई यहाँ पे वैल्यू में इंक्रीमेंट आएगा, फोर्स कांस्टेंट बढ़ रहा है, मतलब और ये पक्का हो रहा है, ऑक्सीजन और खिंचाव बढ़ रहा है उसका कार्बन की तरफ, ठीक है। हमने ये चीज देखनी है, जैसे ये C डबल बॉन्ड है कि ये चीज जो है वो उससे दूर ना जाए। अगर ये उससे दूर जाता है तो हमारे पास ये बॉन्ड क्या है, वीक आएगा, ठीक है। तो वहां पे फोर्स कांस्टेंट की वैल्यू हमारी कम होगी। पर अगर ये खिंचा ही इसकी तरफ जा रहा है, कार्बन की तरफ जा रहा है, तो ये तो स्ट्रेंथनिंग होगी, बॉन्ड की स्ट्रेंथनिंग होगी तो फोर्स कांस्टेंट बढ़ेगा, फोर्स कांस्टेंट बढ़ेगा तो हमारे पास वैल्यू भी जो है वो आपके पास बढ़ेगी। देख लो ये आंसर्स लिखे हुए हैं, इस तरह आपको भी एग्जांपल्स बतानी है और आपको अंडरलाइन करना है मेन पॉइंट्स को। कमिंग टू नेक्स्ट इज द रेजोनेंस इफेक्ट। कंजुगेशन हमारे पास रहती है रेजोनेंस इफेक्ट की वजह से। आपको पता है कि रेजोनेंस में क्या है कि आपके पास जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो एक पार्ट से दूसरी पार्ट की तरफ शिफ्ट होती है, सो उसको हम बोलते हैं कॉन्जुगेशन। सो कॉन्जुगेशन की वजह से हमेशा ऑब्वियसली जब बॉन्ड आप इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को शिफ्ट करते, अगर इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो रहे हैं तो एक तरह से आप बॉन्ड ही शिफ्ट कर रहे हो, बिकॉज इलेक्ट्रॉन्स मेक दैट बॉन्ड, सो यू आर टेकिंग दैट इलेक्ट्रॉन्स अवे फ्रॉम whatever bond it was। so इसी तरह से आपने याद रखना है कि कॉन्जुगेशन की वजह से हमेशा जो है फोर्स कांस्टेंट की वैल्यू पे इफेक्ट पड़ेगा, वो कम ही होती है। K की वैल्यू कम होगी तो आपके पास जो है जो वेव नंबर की वैल्यू, फ्रीक्वेंसी की वैल्यू जो आनी चाहिए उसमें फर्क पड़ेगा, और ये फर्क जो पड़ता है द कॉन्जुगेशन इट लीड्स टू द लोअरिंग द एब्जॉर्प्शन फ्रीक्वेंसी वैल्यू नियर अबाउट 25 to 45 सेंटीमीटर इनवर्स का जो है, जो उसकी पक्की जो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी वाली वैल्यू है उसमें 25 से 45 सेंटीमीटर का आपको जो है लोअरिंग देखने को मिलेगी। देन इसको एग्जांपल से समझते हैं हम। सो एग्जांपल हम ले लेते हैं यहाँ पे मिथाइल विनाइल कीटोन की। सो मिथाइल विनाइल कीटोन, सो मिथाइल विनाइल कीटोन में हमारे पास देखो यहाँ C डबल बॉन्ड C स्ट्रेचिंग की वैल्यू भी आएगी, एक C डबल बॉन्ड O स्ट्रेचिंग की वैल्यू भी आनी है, जो आपको नॉर्मल वैल्यूज पता ही है किस किस पे आती हैं। तो आगे भी मैं आपको जब हम न्यूमेरिकल्स करेंगे तो ऑब्वियसली एक जगह तो हम इसको स्टडी करेंगे ही पूरा वैल्यूज को। सो ये इनकी फंडामेंटल मतलब वैल्यूज आनी थी, बट यहाँ पे देखो ये कॉन्जुगेशन में इन्वॉल्व हो गया। जब कॉन्जुगेशन में इन्वॉल्व हो गया तो इसकी जो एक स्ट्रेंथ थी C डबल बॉन्ड C की, वो तो बॉन्ड इसका हिल गया ना, अवे नहीं जा रहा। तो अवे जा रहा मींस बॉन्ड स्ट्रेंथ कम हो रही है। ऐसी C डबल बॉन्ड O का देख लो, ये जो को पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑक्सीजन की तरफ शिफ्ट होगी तो बॉन्ड स्ट्रेंथ पे इफेक्ट पड़ गया, K की वैल्यू कम होगी, इतना स्ट्रॉन्ग बॉन्ड रहा नहीं, तो 1725 से वैल्यू जो है वो 1690 सेंटीमीटर इनवर्स पर चले जाती है। सो इतना मतलब उसमें लोअरिंग होती है। यही अगर आप एक ऐसे ग्रुप के साथ इसको लगा देते हो, सपोज हम एग्जांपल उठा लेते हैं यहाँ पे बेंजाइलडिहाइड की, बेंजाइलडिहाइड की, तो यहाँ पे भी जो है पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड, पाई इलेक्ट्रॉन जो है हमारे पास फिनाइल रिंग के कॉन्जुगेशन में आ जाएंगे, उसकी वजह से ये देखो इसकी C डबल बॉन्ड होगी, स्ट्रेचिंग पे इफेक्ट पड़ा तो वैल्यू 1740 से शिफ्ट कर गई 1700 सेंटीमीटर इनवर्स पे। जितने ज्यादा ऐसे ग्रुप बढ़ाई जाओगे ना जो इसको कॉन्जुगेशन इसकी बढ़ा रहे हैं, तो उतनी वैल्यू इसकी कम होती जानी है जो भी आपका सैंपल हुआ, ठीक है। अब ये एग्जाम्पल है आपके पास, दैट इज योर एसीटोफिनोन सैंपल। सो एसीटोफिनोन में भी अगर कॉन्जुगेशन ये इन्वॉल्व हो जाता है तो C डबल बॉन्ड O जो स्ट्रेचिंग है वैल्यू दैट इज फ्रॉम 1725 से वो वैल्यू शिफ्ट करेगी टू द 1690 सेंटीमीटर इनवर्स। सो these factors really affect a lot the frequency, absorption frequencies of the sample, and that is of great importance in our when you are performing the practical related to the
IR स्पेक्ट्रा। सो आई होप आपको ये चीज क्लियर होगी है क्लियर तो कमेंट सेक्शन में बताना मत भूलेगा, ताकि हम आपके डाउट्स ले सके नेक्स्ट वीडियो में और आपको जो है नेक्स्ट जो पार्ट है हम वो करवा सके। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। कीप सपोर्टिंग, कीप शेयरिंग केमिस्ट्री ड्राइव विद रवनी।